जी अस्सलाम वालेकुम। सी वेब 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम जो स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं वो है ISA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। कितने स्टूडेंट्स वो रीडिंग करके आए हैं जो मैंने ग्रुप में शेयर की थी, जो मैंने कल लेक्चर में कल बताया था रीडिंग करके आनी है, प्री रीडिंग कैफेड की बुक से। कोई नहीं करके आए, ग्रुप में ऐड नहीं है आप? चले मेरे ख्याल आज कर देंगे आपको। चले स्टार्ट करते हैं फिर। प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन वो असल में कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कि कैफेड लेवल पे आपने पढ़े हुए हैं। अगर वो आप पढ़ के आए जो कि इस कंसेप्ट की बेस है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। थोड़ा कंसेप्ट जो है ना प्रीवियस वो रिफ्रेश हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आज आप जब भी आपको लेक्चर प्लान मिलेगा उसमें भी कल के लेक्चर के लिए प्री रीडिंग है, तो आपने वो रीडिंग करके आनी है। ISA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ये स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है कि ऑडिट ओवरव्यू देता है ऑडिट का, कि ऑडिटर क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसके काम का तरीकाकार क्या है, किन रूल्स को फॉलो करता है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले हमें आपको याद होगा कैफेट लेवल पे भी जब आपने ऑडिट स्टार्ट किया था तो आपको कुछ पहले बेसिक कंसेप्ट सिखाए गए थे कि ऑडिट किसे कहते हैं, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स इस स्टैंडर्ड में बेसिकली उन्हीं कंसेप्ट्स को डिस्कस किया गया है। वो कंसेप्ट इस स्टैंडर्ड से उठाए गए थे ISA 200 से। इस स्टैंडर्ड में ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपके फ्यूचर के स्टैंडर्ड्स में फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। ठीक है, ज़्यादातर इसमें एग्जाम लेवल का कोई पूरा क्वेश्चन नहीं आता। कोई छोटा मोटा कंसेप्ट किसी केस स्टडी के साथ अटैच कर दे तो कर दे, क्वेश्चन नहीं आता कोई बड़ा इस स्टैंडर्ड में से। लेकिन इस स्टैंडर्ड के जो कंसेप्ट्स हैं वो दूसरे स्टैंडर्ड्स में यूज होते हैं, इसलिए इनको अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। और दूसरी, जब आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे होंगे ना, स्टैंडर्ड की जो लैंग्वेज होगी, अगर आप में से कुछ स्टैंडर्ड पढ़ेगा तो स्टैंडर्ड की लैंग्वेज होगी हाईली टेक्निकल। वो प्रोफेशनल्स के लिए है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है, वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती। ठीक है, आपने रीड कर लेना, समझ आ जाएगी आपको, क्योंकि टर्म्स हम जो भी होंगी टेक्निकल टर्म्स है क्लास में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, एग्जाम में भी यूज होते हैं, समझ। लेकिन आपने उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना है, उनके अल्फाज के ऊपर फोकस नहीं करना। ठीक है, हर स्टैंडर्ड के स्टार्ट में कुछ डेफिनेशंस आपको पता होती हैं, तो आपने उस डेफिनेशन को पढ़ना है और उसका कंसेप्ट अपने जहन में रखना है। एज इट इज याद नहीं करना, पूरे CFAP 6 में आपने रटा नहीं लगाना। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है, थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ये तकरीबन सारी टर्म्स आपने कैफ 8 लेवल में पढ़ी हुई है, लेकिन आगे चलने से पहले, क्योंकि ये टर्म अभी स्टैंडर्ड में यूज होंगी, तो आगे चलने से पहले मैं चाह रहा हूँ हम इनको ब्रीफली डिस्कस कर ले। ये जो मीनिंग है, ये इनका मीनिंग सिंपल मीनिंग है। आपके जहन में अगर इसी कंसेप्ट कोई और अल्फाज में है, आप उसको ही लेके चल सकते हैं, लाजमी नहीं आपने इन वर्ड्स को फॉलो करना है। ये स्टैंडर्ड के अल्फाज नहीं है, ये कंसेप्ट है। पहली चीज ऑडिटर्स, बताइए ऑडिटर्स किसे बोलते हैं? बताइए ऑडिटर्स किसे कहते हैं? रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, या जिसे आप स्टैंडर्ड वो टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन बाय द ऑडिटर। ये है हमारा व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड, ये है हमारा ऑडिटर्स। लेकिन कंसेप्चुअली ऑडिटर्स क्या है? अब भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, ऑडिटर उसे डिटेक्ट नहीं कर सका। ठीक है, ये है ऑडिट रिस्क। अब ऑडिट रिस्क के आगे दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, एक है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, एक है डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है? ऑडिट होने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो तो इसे कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ऑडिट होने से पहले। और डिटेक्शन रिस्क क्या है? ऑडिटर उन मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट ना कर सके, दोनों को मिलाए क्या बनेगा? ऑडिट रिस्क। ठीक है, तो सिंपल पहली चीज लिख लीजिए कहीं पे, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। ये बात समझ आ गई जी आपको? आगे चलते हैं। ऑडिट एविडेंस क्या है, किसे कहते हैं? हर वो इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करता है अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, ओपिनियन देने के लिए, इसे हम कहते हैं ऑडिट एविडेंस। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऑडिट एविडेंस में? फिर है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस, अब मिस स्टेटमेंट किसे कहते हैं? पहले तो मिस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, फिर मटेरियल मिस स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती हो उसे बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। अच्छा, जब हमने गलती आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमने उसको वैल्यूएट करना होता है, यानी समझ लीजिए क्वांटिफाई करना होता है कि वो गलती कितनी छोटी है कितनी बड़ी है।
तो स्टैंडर्ड इसके डिफरेंट लेवल्स बताता है, मिस स्टेटमेंट के भी, स्कोप लिमिटेशन के। स्कोप लिमिटेशन भी याद है आपको क्या होता था? स्कोप लिमिटेशन क्या होता था? स्कोप, ऑडिटर कोई एविडेंस ऑब्टेन ना करे, ऑडिटर किसी चीज को चेक ना कर सके, ये है स्कोप लिमिटेशन। मिस स्टेटमेंट क्या है? चेक किया और गलत साबित हो गई, मिस स्टेटमेंट। स्कोप लिमिटेशन क्या है? चेक ही नहीं कर सका। ठीक है, जब कभी मिस स्टेटमेंट होती है, स्कोप लिमिटेशन होती है, आइडेंटिफाई करने के बाद अगला काम क्या होता है? हमने इसको वैल्यूएट करना होता है, इसका लेवल क्या है। छोटी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन बड़ी है। तो अभी तक आपने 3 लेवल पढ़े होंगे, इममटीरियल, मटीरियल और परवेसिव, याद है? इममटीरियल क्या होता था? 5% ऑफ प्रॉफिट से कम। मटीरियल क्या होता था? 5% से ज्यादा और 50% ऑफ प्रॉफिट तक। और 50% से ज्यादा हो तो वो परवेसिव होता था। ये याद है? लेवल, मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन। फिर उसके बाद ये आपका समझ लीजिए फ्रेश अप कर रहा है आपके कंसेप्ट्स को, या ये से 200। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? रूल्स होते हैं। किस मकसद के लिए? जिंदगी गुजारने के लिए। किसके लिए? रोड पे कैसा चलना है, इसके लिए। किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के जो रूल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, और ऑडिट करने के रूल को क्या कहते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कह लें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह लें। ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बननी है। ठीक है, ऑडिट कैसे होना है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के असूल। क्या दुनिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के का एक ही असूल है क्या? नहीं, एक ही असूल नहीं है, बहुत से फ्रेमवर्क है दुनिया में, ये याद रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं। सबसे जो फेमस फ्रेमवर्क है वो कौन सा है? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन याद रखें, सिर्फ यही फ्रेमवर्क नहीं है, दुनिया में और भी हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चूज किसने करना है? किसने करना है? फटाफट बोले, किसने करना है? भाई जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है उसी ने चूज करना है फ्रेमवर्क। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि डिसाइड करे कि मेरे सामने बहुत से फ्रेमवर्क पड़े हैं, मैंने किस फ्रेमवर्क को चूज करना है। हाँ, ऑडिटर की एक अहम जिम्मेदारी ये होती है कि ऑडिटर ने देखना होता है कि क्या उसका ये फैसला ठीक है कि नहीं, मैनेजमेंट का सही फ्रेमवर्क चूज किया है क्या नहीं। ऑडिटर ये चेक करता है, चूज नहीं करेगा ऑडिटर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चूज नहीं करेगा, चूज कौन करेगा? मैंने। ऑडिटर क्या देखेगा? सही चूज किया कि नहीं किया। और ये असूल सिर्फ ऑडिट का नहीं है, ये हर टाइप ऑफ एंगेजमेंट जो आप स्टडी करेंगे उसका असूल है। चाहे वो ऑडिट हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे कोई अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट हो, फ्रेमवर्क हमेशा कौन चूज करेगा? मैनेजमेंट। ऑडिटर हमेशा वैल्यूएट करेगा डिसीजन ठीक है कि नहीं। भाई समझ आ रही है तो टिक लगाते जाए। ये डेफिनेशंस, अल्फाज से मुझे कोई लेना देना नहीं है, अल्फाज में आपसे कभी डेफिनेशन नहीं सुनूंगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, पता चल रहा है, रिफ्रेश हो रहा है कि इसका क्या मतलब है, रिस्क का क्या मतलब है, मिस स्टेटमेंट क्या है, स्कोप लिमिटेशन क्या है, इममटीरियल, मटीरियल, परवेसिव। जो अल्फाज इधर नहीं लिखे हुए ना वो भी लिख लिए, चाहे स्कोप लिमिटेशन लिख ले, इममटीरियल, मटीरियल, परवेसिव लिख ले, वो शायद नहीं लिखा हुआ इधर इस लिस्ट में। जो जो अल्फाज आते जाए टेक्निकल उनको लिखते जाए। इन अल्फाज को आपने अपनी जो ड्राफ्टिंग होगी, जो लिखेंगे, उसमें यूज करना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट क्या है। ये दो ऐसी स्किल्स हैं जो ऑडिटर में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस ऑडिटर में प्रोफेशनल जजमेंट नहीं, स्केप्टिसिज्म नहीं, इंडिपेंडेंस नहीं, वो ऑडिटर ही नहीं। 3 चीजें, जजमेंट, स्केप्टिसिज्म, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? हाँ, ऑडिटर का कोई रिलेशनशिप ना हो, कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप ना हो, कोई पर्सनल रिलेशनशिप ना हो, कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप ना हो। किसके साथ? क्लाइंट के साथ। क्यों ना हो? क्यों ना हो? ताकि क्लाइंट जो है जिसका हम सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो हमें इन्फ्लुएंस ना कर सके। ठीक है, ये हमारी प्रोफेशन में रूल है। मेडिकल प्रोफेशन में जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि बाप बेटी का ऑपरेशन नहीं कर सकता, सर्जरी नहीं कर सकता, कोई ऐसा रूल नहीं है मेरी अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन हमारे ऑडिट में ये रूल है कि बाप अपनी बेटी की कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है हमारी सर्विसेज में। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस होना जरूरी है ऑडिटर में।
फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना। जज स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है? स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है कि ऑडिटर को ऐसे सोचना है जैसे पुलिस वाला सोचता है। पुलिस वाला कैसे सोचता है? जहां पे जुर्म हुआ हो, क्या सोचता है? अच्छा ये तो रिश्तेदार है, ये नहीं जुर्म करेगा, ये हमसाया, ये जुर्म नहीं, ये तो बड़ा उसका बचपन का दोस्त है, ये भी जुर्म नहीं कर सकता। ऐसे सोचता है क्या एक अच्छा पुलिस वाला? कैसे सोचता है? स्केप्टिसिज्म के साथ कि कोई भी मुजरिम हो सकता है, फिर ही मुजरिम पकड़ा जाएगा ना भाई। हर एक को शक के दायरे से निकाल दे जाएंगे तो वो तो मुजरिम भी निकल जाएगा। हर एक पे शक ना करना बेहतर है कि हर एक पे शक करना बेहतर है? हालांकि दोनों सूरतों में गलती होगी। हर एक पे शक करेंगे, हर एक मुजरिम तो नहीं होगा। हर एक पे शक नहीं करेंगे, हर एक मासूम भी नहीं होगा। लेकिन हमारे प्रोफेशन मुजरिम पकड़ा कब जाएगा? जब शक किया जाएगा हर एक पे। इसीलिए स्केप्टिसिज्म हमारे लिए जरूरी है। हर प्रोफेशन में स्केप्टिसिज्म जरूरी नहीं होता। हमारे प्रोफेशन में, आर्ट प्रोफेशन में स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है कि हमने जिस क्लाइंट पे जाना है इस माइंडसेट के साथ जाना है कि इसमें मिसस्टेटमेंट हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिस एरिया, जिस एलिमेंट को वेरीफाई करना है इस माइंडसेट के साथ करना है, इसमें मिसस्टेटमेंट हो सकती है। कि इस माइंडसेट के साथ करें और पिछले 10 सालों में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं आई तो अभी भी नहीं आएगी, ऐसा नहीं। स्केप्टिसिज्म, इंडिपेंडेंस, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट का स्टैंडर्ड कहता है भैया मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रेन करूंगा, लेकिन हर चीज जो आप जिंदगी में फेस करेंगे वो मैं नहीं बता सकता, तो आपको जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। वालिदैन बच्चों की तरबियत करते हैं ना, सिखाते हैं ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़, लेकिन हर चीज़ के बारे में तो नहीं सिखा सकते। इवन अगर हर चीज़ के बारे में सिखा भी दे आज के वक्त में, हो सकता है आने वाले साल 6 महीनों में कोई नई चीज़ें आ जाए दुनिया में। तो ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग के बावजूद, सब कुछ सीखने के बावजूद, क्या हमें जिंदगी में फैसले करते हुए अपनी जजमेंट अप्लाई करना पड़ती है। अपनी जजमेंट का मतलब खुद अंदाजा लगाना कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। देखिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहता है भैया जो सिचुएशन मैंने आपको समझाई है, ये सिचुएशन है, उसमें ये करना है। वो सिचुएशन सामने है तो उसमें वही करना, उसमें जजमेंट अप्लाई नहीं करनी, उसको फॉलो करना है, उसको कंप्लाई करना है। क्या करना है? फॉलो करना है, कंप्लाई करना है। किस चीज को? जो चीज मैंने बता दी जिस जगह पे। लेकिन अगर कोई चीज हमारे पूरे स्टैंडर्ड में नहीं है और आपने तसल्ली कर ली है कि हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कहीं पे वो चीज नहीं है, वो सिचुएशन कहीं डिस्कस नहीं हुई, तसल्ली कर लिया आपने, उसके बाद फिर आपको इजाजत है क्या करें, क्या करना है उस सिचुएशन में? अपनी जजमेंट अप्लाई करें। अपनी जजमेंट का असूल समझ आ गया? पहला असूल क्या है? हर जगह पे परफॉर्म नहीं होगी, जिन जगहों पे गाइडेंस अवेलेबल है वहां पे हमने फॉलो करना है, कंप्लाई करना है स्टैंड को। जहां पे गाइडेंस अवेलेबल नहीं है वहां पे जजमेंट अप्लाई करनी है। और जजमेंट भी कौन सी? प्रोफेशनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट नहीं, प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट कौन सी होती है? टास्क करके। प्रोफेशनल ये आया तो इस तरह कर लेंगे, हेड आया तो ये करेंगे, टेल आया तो ये करना, ना 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 ना, ये भी जजमेंट है एक तरह से, लेकिन ये इसकी इजाजत नहीं है। प्रोफेशनल जजमेंट कौन सी होती है? जो आपकी लर्निंग, आपकी एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है कि क्या करना है। ठीक है, ये है प्रोफेशनल जजमेंट। बे समझ आया? तो ऑडिटर में कौन सी 3 चीजें होना जरूरी है? कौन? स्केप्टिसिज्म, जजमेंट, इंडिपेंडेंस। आगे चलते हैं। फिर रीजनेबल एश्योरेंस। एश्योरेंस कहते हैं किसको? एश्योरेंस का मतलब ये है किसी को ये गारंटी का लफ्ज है मुनासिब नहीं है, किसी को ये जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना कि कोई चीज सही है या गलत है, जिम्मेदारी के साथ बात कहना। ठीक है? और जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है कि अगर वो बात बाद में गलत साबित हो गई तो फिर वो जिम्मेदार हो सकता है उसमें। जैसे एज ऑन टुडे मैं जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 2019 इस विंटर 24 अटेम्प्ट के लिए एग्जामिनेबल है। कोड ऑफ एथिक्स 24 वाला एग्जामिनेबल नहीं, एज ऑन टुडे की बेस पे मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कर। अगर मैं लफ्ज जिम्मेदारी ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट कल को गलत साबित हो गई तो आप मुझे कहेंगे सर आपका कसूर है, आपने जिम्मेदारी के साथ ये बात की थी। ठीक है? तो रीजनेबल, तो अश्योरेंस में इसी चीज को कहते हैं।
जब ऑडिटर अपने प्रोफेशनल वर्क करके अश्योरेंस प्रोवाइड करता है तो इसका मतलब होता है जिम्मेदारी ले रहा है। घर में कोई चीज़ खराब हो जाए, आपने किसी मैकेनिक को ठीक करवाया, उसने कहा सर 2 ऑप्शन है, नंबर 1 चाइना का मटेरियल, नंबर 2 जापान का। चाइना का सस्ता है लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं है। हो सकता है चले, हो सकता है, जिम्मेदारी कोई नहीं। ठीक है, तो वो जब अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेता, हम उसे कहते हैं ये नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और जब वो कहता है सर जी जापान वाला मटेरियल लगवा लें, उसकी जिम्मेदारी है, चलेगा। तो फिर इसमें हम क्या कहेंगे, वो अपने काम की एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। हम एज प्रोफेशनल, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या सिर्फ एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि नॉन एश्योरेंस भी? हाँ, दोनों तरह के। नाम मुख्तलिफ है, एश्योरेंस सर्विसेज के नाम कुछ और हैं जैसे ऑडिट रिव्यू वगैरह, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज के नाम कुछ और हैं जैसे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कंपाइलेशन वगैरह, लेकिन हम दोनों तरह के परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो जो टेक्नीशियन हमारे घर में आते हैं वो भी दोनों तरफ कहते हैं सर ये आपका फैसला है, चाहे ये मटेरियल लगवाने चाहे वो करवा ले, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं, इसकी जिम्मेदारी है। हम भी ये कहते हैं क्लाइंट को कि सर ये एंगेजमेंट है तो इसमें जिम्मेदारी हमारी कोई नहीं, ये है तो है, जिम्मेदारी होगी, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक फैसला करें। ठीक, तो जो एंगेजमेंट, जो काम हम परफॉर्म करते हैं और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेते, अजीब बात है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेते, लेकिन ऐसे होता है, वो क्लाइंट की नीड्स पे डिपेंड करता है, तो उसे कहते हैं नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट। और जिसकी जिम्मेदारी लेते हैं उसे कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है भाई, टोटल सर्विसेज को 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर दिया, का कौन कौन से? एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस। अब जो जिम्मेदारी लेते हैं ना एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, 2 तरह की जिम्मेदारी लेते हैं हम। एक जिम्मेदारी होती है जरा हल्की आंच पे, हल्की फुल्की बस जिम्मेदारी, उसे कहते हैं मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, या उसका एक और नाम है नेगेटिव एश्योरेंस। और एक जिम्मेदारी होती है हाई लेवल की, जिसे कि पॉजिटिव एश्योरेंस भी कहते हैं, उसे रीजनेबल एश्योरेंस कहते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये साथ साथ ना ये छोटे छोटे नोट्स आपके पास है ना, तो ये टर्म्स लिखते जाएं, छोटी छोटी डायग्राम बनाते जाया करें। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन, तो इसको ऐसे कर लें। 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी बताई थी? शाबाश, फटाफट बताएं। ए मटेरियल परवेसिव। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि आपको पता है हमारा कोर्स जो है वो क्विकली मूव करता है, तो मेरे पास कोई इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इसको मटेरियल को MATERIA पूरा कोई अच्छे तरीके से ना, मैं इसी तरह बोल दिया करूँगा, पता चल जाया करेगा आपको, प्रॉब्लम तो कोई नहीं, ताकि हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये मैं कह रहा छोटी छोटी इस तरह की डायग्राम बना लिया करें। अब जो हम कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो कितनी तरह की हो सकती हैं? शाबाश, जल्दी से बताएं। नॉन एश्योरेंस और एश्योरेंस। ठीक है जी, नॉन एश्योरेंस में मैंने आपको चलते चलते जल्दी से 2 एग्जांपल बताए, कौन कौन से? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन। और एश्योरेंस में कौन कौन से बताए? ना ऑडिट नहीं बोलना, रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस और ज्यादातर यही स्टैंड में नाम होगा, बाकी अल्टरनेट नेम्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए, वो नोट्स वगैरह पे लिखे होंगे। तो ये छोटी छोटी डायग्राम जो है ना या कंसेप्ट्स लिखते रहा करें। ऑडिट एंगेजमेंट रीजनेबल एश्योरेंस की एक एग्जांपल है, इसकी एक एग्जांपल है। दुनिया में ऐसी, गौर से सुनिएगा, दुनिया में ऐसी रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं जो ऑडिट नहीं है। दुनिया में ऐसी, अब ये वो क्या है, ऑडिट क्या होता है, वो एंगेजमेंट्स क्या है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। लिमिटेड एश्योरेंस की एक एग्जांपल है रिव्यू। दुनिया में ऐसे लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं जो रिव्यू नहीं है, रिव्यू के अलावा कुछ और है। वापस है। अच्छा, वो रिस्क क्या बताया था आपको? रिस्क की टाइप्स क्या बताई थी? वो कि ऑडिट रिस्क,
ऑडिट रिस्क, इसमें क्या बताया था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और क्या था, डिटेक्शन। आपने पूरा लिखना है, मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं, आपने एब्रिविएशन यूज नहीं करनी, पूरा लिखना है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, डिटेक्शन रिस्क है। ऑडिट रिस्क क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सका और इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया। अब ये जो स्टेटमेंट है ना मेरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है और ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सका, ये है ऑडिट रिस्क। इसके दो हिस्से हैं, नंबर वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट है, इसे कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। नंबर टू, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सका, ये डिटेक्शन रिस्क है। दोनों को मिला लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सका, ऑडिट रिस्क। क्लियर? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है इसके दो लेवल होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल, एक होता है असर्शन लेवल। असर्शंस याद है, असर्शंस वाला कंसेप्ट याद है? हम जो काम करते हैं वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक ही झटके में वेरिफिकेशन करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट एरियाज में। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डिवाइड किया, कुछ एरियाज बैलेंस शीट के होते हैं, कुछ इनकम स्टेटमेंट के होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिवाइड किया डिफरेंट एरिया में, हर एरिया को ऑन दी होल वेरीफाई करते हैं कि हर एरिया के भी आगे हिस्से करते हैं, हर एरिया के भी आगे पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। हम उस डिटेल कंपोनेंट लेवल पे, एरिया का भी जो सब कंपोनेंट लेवल है ना, उस पे जाके चेकिंग करते हैं, उस लेवल को बोलते हैं असर्शन लेवल। असर्शन लेवल हर एरिया की, जिसे सेल्स कह लें, जिसे परचेज कह लें, जिसे पेरोल कह लें, इन्वेंटरी, 6 असर्शंस होती हैं, याद है 6 असर्शन? कोई स्टूडेंट बता सकता है कौन सी असर्शंस हैं? मिक्स करके बता, रैंडम नहीं बता दे, मैं सिर्फ जनरल देखना चाहता कंसेप्ट। क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्प्ले, अकरेंस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये याद है, ये असर्शंस थी। अब आज के लेक्चर का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूं, जब कोई रिस्क हो किसी एरिया के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर किसी एरिया के अंदर भी किसी असर्शन पे, तो उसे हम कहते हैं रिस्क एट असर्शन लेवल, ये निस्बतन छोटा रिस्क होता है। और जब कोई रिस्क हो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो ये होता है रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ये बड़ा रिस्क होता है। जैसे सीएफओ को प्रॉफिट का 10% बोनस दें, ये भी रिस्क है कि प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा, सीएफओ ओवरस्टेट करने की कोशिश करेगा, ये है रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। क्योंकि इसको सीएफओ अपना बोनस हासिल करने के लिए उसको ओवरस्टेट करेगा, प्रॉफिट को ओवरस्टेट करेगा, तो मतलब हर एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को छेड़ेगा। लेकिन अगर यही बोनस सेल्स टीम को मिल रहा है कि जितनी सेल्स करेंगे 10% आपका बोनस, उसमें भी रिस्क है कि वो भी बोनस हासिल करने के चक्कर में 2 नंबरी करेंगे। लेकिन इसमें रिस्क कहाँ है? सिर्फ एक एरिया सेल्स, और सेल्स के अंदर भी एक असर्शन ओवर स्टेटमेंट, जैसे आप अकरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अंडर स्टेटमेंट का रिस्क तो नहीं होगा, वो ज्यादा ही करेंगे, कम थोड़ी करेंगे। तो इस सिचुएशन में सेल्स में रिस्क है, लेकिन रिस्क क्या है? सेल्स ज्यादा होने का रिस्क है कि कम होने का? ज्यादा होने का। इसे कहते हैं रिस्क एट असर्शन लेवल। तो जो जी बिल्कुल, जैसे वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट है, जैसे वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो फाइनेंशियल रिस्क एट ऑडिट रिस्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर सका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट 2 लेवल की होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल जो बहुत तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करे, असर्शन लेवल जो स्पेसिफिक एरिया की स्पेसिफिक असर्शन को अफेक्ट करे। असर्शन लेवल पे जो रिस्क होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क।
इनहेरेंट रिस्क है ड्यू टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ड्यू टू नेचर ऑफ एंटिटी। जैसे क्रेडिट सेल की नेचर ही ऐसी है, क्रेडिट सेल होगी तो बैड डेट होगा ही होगा। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट की नेचर ही ऐसी है, दुनिया में बड़े से बड़ा अकाउंटेंट आ जाए एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकता कि कितने डेटर बैड डेट होंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितनी होगी। तो नेचर ऑफ एंटिटी की वजह से इसमें मैनेजमेंट का कसूर नहीं होता, ये हम कहते हैं हालातों वाकयात की वजह से होता है रिस्क है। कंट्रोल रिस्क कौन सा है? जो इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने लगाया है वो सही काम ना करे। मैनेजमेंट ने अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी तो बिल्ड किया होता है ताकि उनका सिस्टम अच्छे, इन खतरात के बावजूद सिस्टम अच्छे से चल सके। इन खतरात के बावजूद, इन रिस्क के बावजूद बिजनेस अच्छे से चल सके, एक्टिविटीज अच्छे से चल सके, इसके लिए मैनेजमेंट ने क्या किया होता है? कंट्रोल्स लगाए होते हैं। तो वो कंट्रोल सही ना काम करें, इसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क, वीक इंटरनल कंट्रोल, शाबाश, बिल्कुल ठीक। तो ये रिस्क की कंप्लीट डायग्राम, ठीक है। इसमें कुछ 2-3 मजीद रिस्क भी स्टैंडर्ड में किसी और जगह किसी और स्टैंडर्ड में आएंगे, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ज्यादातर यही रिस्क होते हैं जो आपको वक्तन फवक्तन स्टैंडर्ड पढ़ते हुए मिलेंगे। इनको जरा लिख ले अपने पास, छोटी सी डायग्राम बना ले। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो फ्रॉड वगैरह होते हैं वो रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल के, मैं भी कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, एग्जांपल्स के ऊपर नहीं जा रहा ज़्यादा, ठीक है। एक एक दो दो एग्जांपल्स देके, एग्जांपल्स और भी हैं, और भी दी जा सकती हैं, लेकिन अभी फोकस नहीं है उसका। 200 का जितना स्कोप है ना, मैं उसी हद तक रह रहा हूँ। क्लियर जी? अच्छा, आप मुझे बताइए, कल मैंने आपसे कहा था आपने चैट जीपीटी अकाउंट बनाना, कितने स्टोर से बनाया? चले कोई बात नहीं, आज आके बनाना। अब घर जाएंगे ना जब आप, तो आधे से ज्यादा, और अभी घर नहीं जाएंगे, अब तो फॉर्म में जाएंगे, तो आधे से ज्यादा कंसेप्ट जो है ना आपके जहन से निकल चुके होंगे शाम तक। तो जो कंसेप्ट निकल चुके हों नोट्स देखिए, फिर भी समझना है कि डायग्राम में ये लफ्ज सर ने लिखा था, ये डायग्राम में, ये नोट्स में तो नहीं है कहीं। तो फिर आपने क्या करना है? जीपीटी पे जाए, उनसे सिंपल पूछ लें, एक्सप्लेन मी दिस टर्म, ठीक है, एक्सप्लेन मी दिस टर्म इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स। वरना वो कहानी शुरू कर देता है ऐसे कि वो 5 मिनट पढ़ते पढ़ते लग जाते हैं। तो इन सिंपल, प्रॉम्प्ट क्या देना है, क्या लिखना है? एक्सप्लेन मी दिस टर्म इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि फिर आपने अल्फाज का क्या चेंज करना है, तो जिससे वो आउटपुट चेंज करता है। जीपीटी में ऐसे होता ना, एक लफ्ज चेंज हो जाए उसका आउटपुट चेंज, आउटपुट से मुराद वो जो आपको लिख के देगा वो चेंज। तो स्टार्ट यहाँ से करना है। आज के लेक्चर की कोई भी चीज़ घर जाके समझ नहीं है, भूल गए, जीपीटी जाके ये कर और पढ़ना है। और एंड में एक चीज़ जो उस्ताद से भी पूछते होते हैं आप, वो नहीं भूलनी, क्या? एक्सप्लेन मी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एन एग्जाम्पल लिखेंगे, एक एग्जाम्पल देगा, 100 एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो 100 एग्जाम्पल्स देगा। जितनी अब आपका टाइम है उस लिहाज से उसे बोल दे। चलिए वापस आते हैं, रिस्क वाली बात क्लियर हो गई जी? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल, रिडक्शन क्लियर? मिस स्टेटमेंट्स बता दिया, स्कोप लिमिटेशन भी बता दिया। अब ये आगे चल के कंसेप्ट डिस्कस हुए इसी नोट्स में, लेकिन मैं साथ साथ बहाने डिस्कस कर रहा हूँ। एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? एक होती है लीगल रिक्वायरमेंट्स, एक होती है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। हमारे यहाँ, मतलब हमारे प्रोफेशन में, अगर कोई कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंट, सारे आर्टिकल्स कंप्लीटेड, कैफ क्वालिफाइड आर्टिकल्स कंप्लीटेड, सीफैब के 3 पेपर कंप्लीटेड, बाकी अभी पेपर देने हैं, जॉब मिल जाएगी कि नहीं? जॉब मिल जाती है कि नहीं? मिल जाती है। काम कर लेता है कि नहीं करता? ओके। एमबीबीएस, एक पेपर रह गया, बाकी सारे पेपर पास, ऑपरेशन करने की इजाजत मिल जाती है कि नहीं? नहीं मिलती है, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट क्यों नहीं मिलती? लीगल रिक्वायरमेंट, भाई सर्जरी करनी है ना, क्वालिफाइड होना जरूरी है। हमारे प्रोफेशन में काम करने के लिए क्वालिफाइड होने की शर्त नहीं है। हाँ, कुछ काम करने के लिए शर्त है, ऑडिट करने के लिए शर्त है, बाकी अकाउंटिंग नेचर का काम करते हैं इसमें, उसमें शर्त नहीं है, ठीक है। हाँ, जहाँ जहाँ कुछ जगहों पे रिक्वायरमेंट है भी, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही रिक्वायरमेंट है, कुछ जगहों पे है भी। पाकिस्तान में ऑडिट आपको बताइए है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है,
टाइप ऑफ कंपनी बताई हुई है। तो क्यों एमबीबीएस जो भी क्वालिफाई नहीं हुआ वो सर्जरी नहीं कर सकता? लीगल रिक्वायरमेंट, हर प्रोफेशन पे लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती हैं, हमने उनको कंप्लाई करना ही करना है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं, मतलब दूसरी बात ही कोई नहीं। लेकिन हर प्रोफेशन के ऊपर एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई होती हैं जो कि उन्हें कंप्लाई करना चाहिए, उन एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी, ठीक है। जैसे मेडिकल प्रोफेशन में एक बड़ी, अब हजारों साल से एक एथिकल रिक्वायरमेंट चली आ रही है, या सैकड़ों साल से कह लें, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हम, कि अपने जो डॉक्टर है ना वो अपने पेशेंट के जो भी मामलात हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, किसी थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस नहीं करेगा उसके जो भी मर्ज है या जो भी प्रॉब्लम है, जब तक कि वो इजाज़त ना दे दे पेशेंट। ऐसा है कि नहीं? हर प्रोफेशन के ऊपर एथिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, सिर्फ हमारे प्रोफेशन पे नहीं, हर प्रोफेशन पे लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी। हमने किसको फॉलो करना है? दोनों को। शाबाश। लीगल रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज एक्ट में, एथिकल रिक्वायरमेंट्स किधर वाला? कोड ऑफ एथिक्स में है। कोड ऑफ एथिक्स हमारे सिलेबस में कितने मार्क्स का है? कितने मार्क्स का है? 20 का तो नहीं है, 10 to 15। शाबाश। इसका मतलब कम से कम 10 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कम से कम 15 नंबर का भी आ सकता है। तो हमें इसको फॉलो करना है। एग्रीड? एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करनी चाहिए कि सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट्स करनी चाहिए? दोनों करने चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर बहुत सी रिक्वायरमेंट्स आती है। ये जो रिक्वायरमेंट मैंने आपके साथ बोली इसको कहते हैं हम कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट। ये हमारे प्रोफेशन में भी है, अकाउंटिंग, ठीक, कि हमने अपने क्लाइंट जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर। लेकिन एथिकल रिक्वायरमेंट्स में सबसे अहम रिक्वायरमेंट जो है ना, ऑडिट प्रोफेशन के हवाले से सबसे अहम रिक्वायरमेंट है एश्योरेंस एंगेजमेंट, वो है इंडिपेंडेंस, कि हमें इंडिपेंडेंट होना है। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स ठीक है, हम मानते हैं, हम एग्री करते हैं, हम वादा करते हैं कि जब कभी काम करेंगे, कोई भी प्रोफेशनल सर्विस करेंगे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक करेंगे। कोड ऑफ एथिक्स खोला, उसमें तो बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस किस को पूरा करेंगे? सबको पूरा करेंगे। सबसे अहम कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। लेकिन याद रखिएगा कुछ रिक्वायरमेंट्स कुछ सिचुएशन में अप्लाई होती हैं, कुछ सिचुएशन में अप्लाई नहीं होती। कुछ रिक्वायरमेंट्स, जैसे मैंने आपको क्या बताया, सीए सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट भी है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट भी। कोड ऑफ एथिक्स की जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है ना, गौर से सुनेगा, कोड ऑफ एथिक्स की इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट एश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है, रिक्वायर्ड है। एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड करते हुए प्रोफेशनल का इंडिपेंडेंट होना रिक्वायर्ड है। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स परफॉर्म करते हुए इंडिपेंडेंट होना रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। होना है तो हो जाए, रिक्वायर्ड नहीं, लफ्ज बोल रहा हूं, रिक्वायर्ड नहीं। इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है जी। तो ये सूल याद रखिएगा। एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमने फॉलो करने हैं, किधर लिखे हैं? कोड ऑफ एथिक्स में सारे फॉलो करने हैं, यस। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ रिक्वायरमेंट्स कुछ जगहों पे रेलिवेंट नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट्स कुछ जगहों पे एप्लीकेबल नहीं है। एग्जांपल क्या है इसकी? एग्जांपल दीजिए कोई ऐसी सिचुएशन की जिनमें कोड ऑफ एथिक्स की इंडिपेंडेंस वाली रिक्वायरमेंट रेलिवेंट नहीं है। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और कोई एग्जांपल दे दे ऐसी सिचुएशन की जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं करेगी। जब लॉ कह दे रिक्वायर करे, या जब हमारा क्लाइंट खुद कह दे। अच्छा, लॉ का और बाज़ औक़ात ना होना नहीं चाहिए, समटाइम ऐसे होना नहीं चाहिए। जैसे हमारे वालिद साहब और हमारे चचा में कोई इख्तलाफ होना नहीं चाहिए असूली तौर पे, ऐसे फैमिली की तरह है ना। लेकिन अगर कभी इख्तलाफ होता है, हमने किसको फॉलो करना है? किसको फॉलो करना है? होना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे कभी हो भी जाता है, किसको फॉलो करना है? हमने अपने वालिद साहब को फॉलो करना है। ऐसा ही है। वैसे तो देखना चाहिए कि सही कौन है गलत कौन है, लेकिन जाहिर है जिस घर में रहना मानना पड़ेगा।
उसी तरह असूली तौर पे हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आपस में कन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। हमारे लॉ मेकर्स को चाहिए कि जब पाकिस्तान में लॉ बनाए तो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को सामने रख के लॉ बनाए। लेकिन बाज को तो आपको पता है कोई ऐसा लॉ बना देता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ हो सकता है कन्फ्लिक्ट कर रहा हो, होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है, हमने किसको फॉलो करना है? लीगल लॉ। या डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी। बहरहाल वापस आते हैं, तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिस्कशन हमने कर ली। हमने क्या करना है? दोनों को फॉलो करना है। ज्यादा पावरफुल कौन है? लीगल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में बहुत सी रिक्वायरमेंट्स है। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस, लेकिन हर रिक्वायरमेंट हर जगह के लिए नहीं है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जिनमें वो रिक्वायरमेंट अप्लाई, ये अहम कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। सम टाइम कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनमें कोई रिक्वायर्ड चीज जो है वो भी नॉट रेलिवेंट हो जाएगी। जैसे इंडिपेंडेंस हमारे लिए रिक्वायर्ड है लेकिन एश्योरेंस एंगेजमेंट में रेलिवेंट होती है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में रेलिवेंट नहीं होते। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो आपको पता ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है भाई? क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऐसा ना करें, बोलना करें, पार्टिसिपेट किया करें, मुझे पता चले आप। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह। अच्छा, अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट लफ्ज दुनिया में है तो कोई नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होगा दुनिया में लफ्ज, या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलता है उसको स्टैंडर्ड। वो क्या होता है? मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है दुनिया में है कोई कंसेप्ट, तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी तो होगा। वो क्या? डायरेक्टर रिपोर्ट, शाबाश। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, बिल्कुल ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन के साथ। मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं, मैं चाय बहुत मजे की बनाता हूं। हमारे रेस्टोरेंट की चाय पूरे लाहौर में सबसे ज्यादा मजे की चाय है। ये स्टेटमेंट दे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्या ऑडिटर इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकता है? हम इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर, इस स्टेटमेंट के में कहीं पे आपको कोई एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी मिली है? नहीं मिली। ऐसा ही है। तो कंसेप्ट बिल्ड कर लीजिए, स्टेटमेंट्स जो है ना वो फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती हैं। हम एज ऑडिटर, एज प्रैक्टिशनर दोनों तरह की स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, है ना जी बात? हम इस चीज के भी एक्सपर्ट हैं। वो चाय वाली तो मैंने एग्जांपल दी है, वरना और इसी तरह की स्टेटमेंट होगी जो कि नॉन फाइनेंशियल होगी, हम उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन का स्टैंडर्ड अलग है, नॉन फाइनेंशियल का अलग है। आप कैफ लेवल पे जितने भी स्टैंडर्ड पढ़ के आए हैं ना, वो सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक और छोटी सी डायग्राम बना लीजिए, एक और छोटी सी। वो क्या है जी? स्टेटमेंट्स जो हमने वेरीफाई करनी है ये हो सकती हैं फाइनेंशियल, और कौन सी हो सकती हैं? नॉन फाइनेंशियल। स्टेटमेंट के साथ ना इसको वर्ड इंफॉर्मेशन बोल दें, क्योंकि अक्सर जगहों पे वो इंफॉर्मेशन यूज करता, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसे वर्ड यूज करता है। तो स्टेटमेंट का लफ्ज भी वही कंसेप्ट है, इंफॉर्मेशन का भी, यहां तक साथ है। आगे चलें। ये जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है तो कभी पढ़ेंगे हम जब ये फाइनेंशियल से फारिग हो जाएंगे, तकरीबन जब हमारा 80% 75-80% आर्ट कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उस वक्त इसकी तरफ जाएंगे। ज़्यादातर हमारी फाइनेंशियल ही होती है। फाइनेंशियल में भी आगे दो टाइप्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी दो टाइप्स हैं। एक है हिस्टोरिकल और एक है प्रोस्पेक्टिव। एक है हिस्टोरिकल, एक है प्रोस्पेक्टिव। जरा बताइए तो क्या फर्क है? बताइए तो क्या फर्क है? हिस्टोरिकल कौन सी?
पास्ट ट्रांजैक्शन जो हो चुकी है उनका रिकॉर्ड बनाना, ये होता है हिस्टोरिकल। आप जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते रहे हैं कैफ लेवल पे, कैफ 5 में या कैफ 1 में या सीफेफ 1 में, वो तकरीबन सारी ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती थी, क्योंकि पास्ट सेल्स है कौन सी, पास्ट की, परचेज है कौन सी, पास्ट की, एक्सपेंसेस है कौन से, पास्ट के। भाई पास्ट के रिकॉर्ड होते हैं ना। अब आप सोच रहे होंगे सर पास्ट के होते हैं, फ्यूचर का कौन से होते हैं? सम टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्यूचर की भी बनती है। हाँ, कभी बैठे बैठे सोचा हो, कभी सोचा हो इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, ये वाली गाड़ी दूंगा, ये इधर जाके खाना खाऊंगा, इस जगह पे घर बनाऊंगा, कभी ऐसे सोचा? तो ये जो है ये आपका फ्यूचर इनकम, फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर एसेट्स, ये सोच रहे हैं कि नहीं? अगर इन्हीं को आप पेपर के ऊपर उतार दे, किसी पेपर के ऊपर, तो ये आपकी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन जाएगी। क्लासिक एग्जांपल इसकी होती है बजट्स। कंपनीज आपको पता है बजट्स भी बनाती हैं। तो बजट्स जो है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, कौन सी है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर की। बजट मेरा भाई मुझे बताएगा कंपनी क्यों बनाती है? प्लानिंग के लिए, शाबाश। बजट को हमसे वेरीफाई करवाने क्यों आएगी कंपनी? ताकि देख लें कि रीजनेबल बेसिस पे बना है कि नहीं बना। खासतौर पे बैंक्स रिक्वायर करते हैं ये। वो लोन देने से पहले कहते हैं भाई अपना बजट प्लान लेके, नया प्रोजेक्ट लगाना है ना, प्रोजेक्ट का मुझे फोरकास्टिंग करके दिखाओ। कभी आपने शायद ये लफ्ज फोरकास्ट का, प्रोजेक्शन का, हाँ, फोरकास्ट है, प्रोजेक्शन है, ये मुख्तलिफ अल्फाज यूज होते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव के साथ अगर आपका दिल करे तो ये दो अल्फाज और लिख लें, फोरकास्ट, FORCAST, फोरकास्ट या प्रोजेक्शन। तो प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव की दो एग्जांपल मैंने आपको दे दी। बस जहन में रखना है बजट, बस बजट भी रखे तो काम चलेगा। टेक्निकल एग्जांपल दो कौन सी है? फोरकास्ट और प्रोजेक्शन। चलें इसको तो छोड़े। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इसकी आप भी मजीद टाइप्स हैं। सारी आपने करनी है, सीखनी है। हिस्टोरिकल की आपको कौन सी टाइप्स हैं? नंबर 1, अब क्या करें इसको? चार। नंबर 1, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क पे बनी हो, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के पे बनी हो। दूसरी टाइप कौन सी है? जो कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे बनी हो। तीसरी टाइप कौन सी है? तीसरी टाइप है जनरल, स्पेशल, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एलिमेंट। और 4 है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नहीं समझ आई ना किसी चीज की? सुने, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास्ट की है। अगर पास्ट ट्रांजैक्शन की, ज्यादातर हम यही बनाते हैं हिस्टोरिकल। अगर तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं आम यूजर्स के लिए, आम अवाम के लिए, तो उसके बनाने के रूल्स कुछ और होंगे। आप किसी खास बंदे से नहीं पूछेंगे बताया भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी बनाए। आप देखेंगे अमूमी तौर पे क्या लोग रिक्वायर करते हैं, उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। इसे कहते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है,
तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आम आवाम के लिए बने उन्हें कहते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जनरल पर्पस वैसे एक ही बात के दो रूह है, लेकिन बता रहा हूं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए फ्रेमवर्क कौन सा यूज किया जाता है? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्क समझ आ रहा है? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो कौन सी होंगी? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कौन सी होती हैं? जो आम आवाम के लिए बनाई जाती हैं। पाकिस्तान में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो हर साल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। बताइए वो जनरल पर्पस है स्पेशल पर्पस? लेकिन कभी कभार कुछ खास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। जो अगली तीनों एग्जांपल है ना, ये खास एग्जांपल है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, सॉरी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी हैं? जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे की बेस पे बनती हैं। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है? ऐसा फ्रेमवर्क जो स्पेसिफिक यूजर की नीड को सामने रखता है। जो स्पेसिफिक यूजर्स की नीड को सामने रखता है। बिल गेट्स ने कहा डोनेशन देता हूं लेकिन मुझे हिसाब किताब मेरे फॉर्मेट में देना। हमने कहा IS-1 ना यूज कर लें। उसने कहा गोली मारो उसको। मैं जो करूँ डोनेशन मेरे से चाहिए ना, तो मैं हिसाब किताब जो मुझे दोगे ना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, वो भी मेरी नीड के मुताबिक देना। बताइए किसको फॉलो करे, बिल गेट्स को कि IS-1 को? तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए फ्रेमवर्क कौन सा यूज होता है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है। अब ये इसकी डिफरेंट टाइप्स है। बात बैंक के लिए हम बनाते हैं। बिल गेट्स तो चले हम किस्मत वाले को डोनेशन मिले किस्मत वाला नहीं कहना चाहिए, जरूरतमंद कहना चाहिए, या चले जो भी कह लें इसको छोड़ें। तो अमूमी तौर पे बैंक को लोन लेने के लिए जब हम जाते हैं ना, वो कहते हैं भैया मेरे को प्रॉफिट से नहीं कर सकते। असल में जनरल पर्पस फ्रेमवर्क फोकस कर रहे हो तो प्रॉफिट के ऊपर। स्पेशल पर्पस में भी उसके ऊपर फोकस करें, में भी ना करें। बैंक कहता है मेरे को कैश चाहिए, मेरे को कैश आने जाने से गर्ज है, प्रॉफिट से गर्ज नहीं। मुझे कौन सा उसमें प्रॉफिट, मुझे कैश मिलना है, प्रॉफिट थोड़ा ही मिलना है। हाँ तो मुझे हाँ प्री पेमेंट्स के लिए मुझे कैश बेसिस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दो। कैश बेसिस कभी सुना है आपने? कैश बेसिस रिसीट्स एंड पेमेंट, शाबाश, गुड। तो जब कैश बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जनरल पर्पस है स्पेशल पर्पस है? वो भी हिस्टोरिकल लेकिन स्पेशल पर्पस है। भैया बात समझ आई? ठीक है। हमने पाकिस्तान में फ्रेंचाइज हासिल की KFC की या कोई इंटरनेशनल, उन्होंने इस शर्त पे हमें लाइसेंस दिया, इजाजत दी कि जितनी भी सेल होगी उसका 5% हमें देंगे आप रॉयल्टी की मद में। हमने कहा ठीक है। अब हमने पेमेंट भी जो आधी ले लेंगे पेमेंट, कहेंगे भाई चेक करवा के दो, ये उतने बनते भी है कि नहीं पैसे, मेरे को तो ऑडिट करवा के दो। क्या करवा के दो? हमने कहा ठीक है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा के देते हैं। उसने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, मुझे सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गर्ज थोड़ा ही है। उधर KFC वाला गोरा बोलेगा उधर से, कहेगा मुझे किससे गर्ज है? सिर्फ एक चीज से, तुम लोगों की सेल्स कितनी है, वो सही है कि कोई सेल सही है ना, तो मैं इसका 5% लगाऊंगा, मेरी रॉयल्टी आ जाएगी। हो सकता है वो कहे कि मुझे सिर्फ सेल्स का ऑडिट करवा के दो, या हो सकता है वो कहे सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ो, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो 5 चीजें होती हैं, मुझे सिर्फ ऐसा करो इनकम स्टेटमेंट का ऑडिट करवा के दे दो। अब एक ऑडिट होता है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कभी आपने नाम सुना है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं? 5। लेकिन अगर कोई गोरा या कोई और कहे, हमारा कोई यूजर स्टेक होल्डर, कि भैया मेरे को कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असल में ना ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये इसमें और इसमें क्या फर्क है भला? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या फर्क है? ये
वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए है, ये स्पेसिफिक यूजर के लिए है, ये फर्क है, ठीक है। अच्छा, इसमें जनरल पर्पस में और सिंगल फाइनेंशियल एलिमेंट में क्या फर्क है? ये है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है? सिर्फ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, या बाज का उसकी भी आगे एग्जांपल एक्सट्रीम, सिंगल एलिमेंट, सिर्फ सेल्स, सिर्फ डेटर्स, सिर्फ फिक्स एसेट्स का ऑडिट करो। सवाल ये है, हम कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते ही करते हैं। क्या क्लाइंट हमें कहे सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का ऑडिट करो, कर सकते हैं? ये तो दूर की बात, अगर वो कहे सिर्फ डेटर्स का ऑडिट करो, वो भी कर सकते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सिंगल एलिमेंट। तो जो आपको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलती है ना, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलती हैं, वो कंप्लीट सेट की भी हो सकती हैं, जनरल पर्पस, वो कोई स्पेशल पर्पस स्पेसिफिक यूजर के लिए भी हो सकती हैं, वो कोई सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, और वो इवन समरी भी हो सकती है, समरी। हाँ, ये आगे पढ़ेगा, मैं सर बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, आगे फर्दर इसमें डिस्कशन है, वो मैं अभी मैं आपको 200 के स्कोप के ऊपर रहना है मैंने। समरी फाइनेंस, कभी आपने वो, अब तो है वो नहीं रहा रिवाज, हमारे ज़माने में होता है नावल हुआ करते थे, किस्तवार छपते थे, वो कोई बाजू का डाइजेस्ट वगैरह होते थे। हाँ, इमरान सीरीज वो किस्तवार नहीं होती थी, वो तो मुकम्मल नावल, बाजू का किस्त। तो जो भी अगला जब एडिशन आता था ना, जो भी अगले महीने का डाइजेस्ट आया करता था, उसमें उस कहानी के अब तक का खुलासा होता था पहले। आपने नहीं कभी देखा होगा, इसको छोड़े, आजकल की एग्जांपल सुने। यूट्यूब पे जाए कोई भी मूवी और उसके आगे लिख दें समरी या समराइज्ड, तो कुछ लोगों ने ना उसकी मूवी की समरी, वो जो 2 घंटे की होती है, वो 10, 12, 15 मिनट के अंदर निपटा के सारी उसकी चीजें बताई होती हैं। कभी आपने देखा है इस तरह? वो है समरी ऑफ मूवी। उसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंप्लीट होती है, वो कितने पेजेस की होती है? आपने कभी डाउनलोड करके चेक की है? कभी नहीं की। वो तकरीबन मेरा ख्याल है छोटी मोटी भी होगी ना तो 150 सफ़े तो कहीं ना गए, नॉर्मली 150 से लेके 500-600 पेजेस के दरमियान में होती है। भाई 100 सफ़े के भी हो ना, शायद ही कोई इन्वेस्टर, आपने आज तक पढ़ी है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आपने बोला कि डाउनलोड कर नहीं की तो पढ़ी कहाँ से? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके प्रोफेशन की सब एक तरह से अहम चीज है, और आपने आज तक नहीं पढ़ी, तो मार्केट में जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते होंगे वो पढ़ते होंगे क्या आपके ख्याल में? सारी चीजें नहीं पढ़ते। तो इसीलिए बाज़ हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास टाइम नहीं है, 2-2.5 घंटे की मूवी नहीं देख सकते, क्या करें? समरी देख लें, ऐसे मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी ऐसे तो वो देख लें। उसी तरह याद रखें, जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, इनकी भी समरी भी बन जाती है अगर बनाना चाहे तो। ये लाजमी नहीं, अगर बनाना चाहे तो समरी भी बन जाए, लेकिन ये समरी बनाते हुए एक ही एहतियात करनी है, क्या? कोई अहम चीज रह ना जाए, कोई अहम चीज रह ना जाए, ये हम उसमें सीखेंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। बताएं, समझ आई क्या? समझ, ये हर एक के ऊपर अलग स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड अलग है, इसका ये इसको हम बोलते हैं, रेड में जो लिखे हैं मैंने, इसको बोलते हैं 800 सीरीज। ये IS 800 बताते हैं हमें इसके बारे में गाइडेंस, इसके बारे में फर्दर गाइडेंस IS 805, इसके बारे में फर्दर गाइडेंस IS 810, और ये IS 700 सीरीज है, सीरीज। अभी जो हम ऑडिट पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, अभी 200 से जो शुरू हो रहा है, ये क्या है? 700 सीरीज। ज्यादातर हमारी डिस्कशन ना इस स्टैंडर्ड पे होगी। ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? ये ड्रॉ कर लिया आपने, स्टेटमेंट वाला, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ये एक एक लफ्ज जो है ना, ये इसके पीछे एंगेजमेंट है, स्टैंडर्ड है जो हमने पढ़ने हैं। आगे चलते हैं, वापस आए, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई। अच्छा, फिर ये एक छोटा सा डिफरेंस है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और
कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है भाई? रूल्स किस लिए? सिर्फ रूल्स ना बोले, रूल्स दुनिया में हजारों तरह के रूल्स हैं। रूल्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? क्या हमें ब्लाइंडली रूल्स को फॉलो करना चाहिए? अच्छा मुझे ये बताइए, फर्म से निकले लेट नाइट, लेट सीटिंग करके, तकरीबन टाइम है रात 1:30 बजे का, घर जा रहे हैं, सामने इशारा आया, रेड हो गया सिग्नल, आपने दाएं, अब कानून क्या कहता है? रेड हो जाए तो उधर खड़े हो जाओ। आप रूल को कंप्लाई करेंगे, लॉ को कंप्लाई करेंगे उस वक्त में कि दाएं देखेंगे और बाएं देखेंगे, ना दाएं ट्रैफिक ना बाएं ट्रैफिक, सार्जेंट भी कोई नहीं, कैमरा भी कोई नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये निकल जाएंगे। कितने स्टूडेंट, सच सच बताना है, वैसे मैं कोई वैल्यूएशन नहीं हो रही, मैं कोई एथिकल असेसमेंट नहीं कर रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे आदत, ठीक है। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ वैसे कि खड़ा हो जाए, कभी कभी निकल भी जाता हूँ मैं, डिपेंड करता है बंदा थका हो तो बंदा कहता। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि चाहे इर्द गिर्द कोई ट्रैफिक नहीं भी आ रही वहां पे रुक जाएंगे? कोई भी नहीं। अच्छा, अगर कोई रुक जाए ऐसी सिचुएशन में भी, तो इसे हम कहते हैं ये रूल्स को कंप्लाई कर रहा है, चाहे कंप्लाई करना बेहतर है या नहीं है, ये रूल को कंप्लाई कर रहा है। और जो दाएं बाएं देखे ट्रैफिक अगर आ रही है तो रुक जाए, क्योंकि फिर रुकना ही बेहतर है। लेकिन अगर कोई ट्रैफिक नहीं आ रही दाएं बाएं कोई, तो वो निकल जाए कि भाई मेरे लिए तो इस वक्त निकल जाना ही बेहतर है, बिला वजह टाइम जाया होगा। तो इसको ये कहते हैं, ये फैसला कर रहा है फेयर बेसिस पे, इस वक्त फेयर यही है कि निकल जाया जाए, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के जो रूल होते हैं, फ्रेमवर्क, ये दो तरह के होते हैं। एक रूल जो इजाजत देते हैं, एक रूल जो ये क्या कहते हैं कि भैया दिन हो या रात हो, ट्रैफिक आ रही हो या ना आ रही हो, सिग्नल रेड है ना, आपने रुक जाना, कोई भी सिचुएशन हो, जो हमने रूल्स कह दिए आपने इन्हीं को फॉलो करना है। इसे कहते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इसे क्या कहते हैं? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कि भैया अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई होगी, आपके ख्याल में अगर चेंज होने से प्रेजेंटेशन बेहतर होती भी है ना, खबरदार नहीं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी, जो हमने कह दिया इसी के मुताबिक चलना। इसको क्या बोलेंगे? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये उस फ्रेमवर्क के अंदर लिखा होगा। और एक वो होता है फ्रेमवर्क जो कहता है रूल्स हम दे रहे हैं लेकिन हम इतने सख्त नहीं हैं। अगर आपको कहीं लगे ना कि 19-20 करने, 19-20 सिर्फ, ये 10-20 नहीं, 19-20 करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेहतर हो सकती हैं, तो इजाजत दी कर लो। अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि दिन के टाइम में तो आपने रूल्स को फॉलो करना ही करना है, चाहे ट्रैफिक आ रही जाए, रात के टाइम पे ना अगर ट्रैफिक नहीं आ रही, ये 12 से लेके रात 12 बजे के बाद से लेके सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक वगैरह नहीं आ रही, तो निकल जाया करें। तो ये इसको हम क्या कहेंगे? ये है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ये स्ट्रिक्टली कंप्लायंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, कह रहा है कंप्लाई करो जरूर, फेयर प्रेजेंटेशन भी कहता है कंप्लाई करो जरूर, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में बेहतर होना चेंज कर लो। तो यह है फेयर प्रेजेंटेशन। भाई फर्क समझ आया कंप्लायंस फ्रेमवर्क में और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में? इसमें मुझे वो कई दफ़ा क्लास में भी बात किया करता, सुनाता हूँ, एक एग्जांपल याद आ जाती है। बचपन में कहानी सुनी थी, बाप बेटे को मेले पे ले जाता है, कहता है बेटा जब तक मैं ना हूँ तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना। बाप की चीज़ लेने के लिए चाहता है, इतने में मेले में लग जाती है आग, लोग भागते हैं, बच्चे को कहते हैं भाई भागो तुम भी अपनी जान बचाओ, कहता है नहीं मेरे वाल साहब कह के गए थे जब तक मैं ना हूं ना तुमने नहीं हिलना। वो नहीं हिला, फिर डेथ हो गई। कहानी थी, सबक था उसमें कोई ज़ाहिर। आप मुझे बताइए उस बच्चे ने कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो किया? कंप्लायंस फ्रेमवर्क।
मे भी अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के ख्याल में उसने ठीक किया हो, कुछ के ख्याल में उसने गलत किया हो, ठीक है। क्या यहाँ पे असल में इंटेंशन उसके वालिद साहब की क्या ये थी कि चाहे मरते मर जाए जगह नहीं थी, ठीक है। तो अगर उसके वालिद साहब जाते हुए से ये कह देते कि जब तक मैं ना हूं यहां से हिलना ना, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो ना तो तुम भाग के उस जगह पे पहुंच जाना, हाँ? अगर बहुत जरूरी हो तो यहां से तुम हिल सकते हो किसी सेफ जगह, अगर ये कह जाते, फिर हम क्या कहते हैं, कौन सा फ्रेमवर्क है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ये है फर्क। अच्छा, अब टेक्निकली मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अच्छा, फर्क किस चीज का होता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के रूल्स होते हैं ना, हम एज इट इज उनको फॉलो करते हैं चाहे मरते मर जाए, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना, यह है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में भी रूल्स होते हैं, उसमें भी उनको फॉलो करते हैं, लेकिन जहां हमें लगे ना यार ये ऐसे नहीं ऐसे हो तो बेहतर है, तो उसमें हम चेंज कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन। हमने फ्रेमवर्क एज मैनेजमेंट ने एज मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए, हमने एज ऑडिटर चेक करते हुए ये पहले ये देखनी होती है बात कि फ्रेमवर्क कौन सा है, फेयर प्रेजेंटेशन है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। एज ऑडिटर हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि जो हमने सबसे अहम चीज क्लाइंट को देनी है ना, अपनी ऑडिट रिपोर्ट, उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो सबसे अहम पैराग्राफ है ना, ओपिनियन पैराग्राफ, उसकी वर्डिंग चेंज हो जाती है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में वर्डिंग कुछ और होती है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में वर्डिंग कुछ और होती है। मैं वर्डिंग आपके सामने रख रहा हूं, आपने मुझे बताना है ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है कि फेयर प्रेजेंटेशन। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद XYZ लॉ एप्लीकेबल इन कंट्री X। कंप्लायंस, अब सुने, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद XYZ लॉ ऑफ दिस कंट्री, या पाकिस्तान में गाली तो कंपनीज एक्ट में, एंड these financial statements have been prepared in accordance with XYZ law of this country and give true and fair view। इसमें जो हमने ऐड किया ना अल्फाज एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, देखिए पहले वाले में क्या स्टेटमेंट थी कि सिर्फ एक स्टेटमेंट थी, हमने कंप्लाई किया। दूसरे वाले में क्या स्टेटमेंट है कि हमने कंप्लाई किया है और ट्रू एंड फेयर व्यू भी देखा है। जहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू जरूरी था उसको सामने रखते हुए हमने चेंज भी कर दिया है, समझ रहे हैं? तो ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में फर्क समझ आया? कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है, रूल्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच जस्ट कंप्लाई विद रूल्स एंड रेगुलेशन, जस्ट कंप्लाई सबसे अहम है। इसमें फेयर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, कंप्लायंस भी होती है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फेयर प्रेजेंटेशन। क्लियर, कुछ समझ आया आपको? अब मुझे बताइए ये सारे जो अल्फाज लिखे हैं और कुछ एडिशनल भी जो छोटी मोटी डायग्राम बना के लेक्चर में मैंने डिस्कस किए हैं, वो अल्फाज समझ आ रहे हैं आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब मेरा ख्याल है कि हमने तकरीबन सारा ये पढ़ लिया, लेकिन एक दफा देख लेते हैं इसको, कोई नया कंसेप्ट हुआ वो भी पढ़ लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी जनरल पर्पस और में भी स्पेशल पर्पस, एग्री करते हैं? जनरल पर्पस कौन सी होती है, वाइड रेंज। स्पेशल पर्पस कौन सी होती है, स्पेशल यूजर करिए, ठीक है। जनरल पर्पस किस फ्रेमवर्क की बेस पे बनती है, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेस पे बनती है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की बेस पे। जनरल पर्पस की एग्जांपल क्या है, IFRS। स्पेशल पर्पस की एग्जांपल क्या बताइए, अभी मैंने चलते चलते बताई थी, देखते हैं। कैश बेसिस, शाबाश। फिर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट, और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सेंटेंस समझ आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं वो कंप्लीट सेट भी हो सकती हैं, 5 का 5, वो सिंगल एलिमेंट भी हो, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकती। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सिर्फ बैलेंस शीट, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, सिर्फ कैश, वो सिंगल एलिमेंट भी हो सकती हैं, समझ आया? सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एलिमेंट, फर्क पता है? कंप्लीट सेट और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्क पता है?
सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल एलिमेंट में फर्क पता है क्या है? सिंगल एलिमेंट मतलब सिर्फ सेल्स, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट, और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकती है। ठीक है जी। आगे यहां पे बता रहा है कि जनरल पर्पस है तो उसका स्टैंडर्ड कुछ और होगा, स्पेशल पर्पस है तो उसका स्टैंडर्ड कुछ और होगा, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड कुछ और होगा, समरी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कुछ और होगा। ये स्टैंडर्ड आपने याद करने हैं नंबर। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड पढ़वाना मैंने ऑप्शनल करार दिया, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहे तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको इस काबिल बनाना है कि प्रैक्टिस में या एग्जाम में कोई मसला आपके सामने आ जाए, आप ये डिसाइड कर सके कि इसका हल किस स्टैंडर्ड में मौजूद है। हाँ जी, तो सारे स्टैंडर्ड के नाम याद करवाने हैं मैंने आपको, और हर स्टैंडर्ड के अंदर मोटे मोटे क्या कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं ये याद करवाने हैं आपको, ताकि आपको प्रैक्टिस में कोई भी पूछ सके ना, भाई इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज करना है, कौन सा स्टैंडर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करता है, आप फौरन बता सके उसको। ये तो ISA 610 की बात हो रही है। ठीक है भाई, हमारा क्लाइंट ऐसा है जो जिसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। काउंटिंग में पढ़ा है, रिपोर्टिंग में सेगमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई? सेगमेंट रिपोर्टिंग कहाँ, CFAP पे पढ़ा है, कैफे CFAP में तो हो गई, कैफ में भी था ये। हाँ, तो कैसे उसको ऑडिट करना है आपको पता हो कि ये ISA 501 की बात कर रहा है, उसमें डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको, तो इसके लिए नोट्स में जहां कहीं नंबर लिखे होंगे ना, वो इसका मतलब है जरूरी है तो मैंने लिखे, वरना नहीं लिख लेते, वो याद करने आपने। क्लियर? ये क्विज जो आपका होगा ना उसमें ये टेस्टिंग होगी, और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा, हालांकि रूटीन थोड़ी टफ है, लेकिन कि आपका इस लेक्चर का क्विज शाम तक आपको अवेलेबल हो। तो अगर अवेलेबल हो गया मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, आपने रात को सोने से पहले या सुबह सुबह उठने के बाद फौरी बाद नमाज वगैरह से फारिग होके उसको अटेम्प्ट जरूर करना है। भाई ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। फ्रेमवर्क कौन सा है भाई? फ्रेमवर्क की डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क में फर्क समझ आ रहा है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक अलग कंसेप्ट है, फ्रेमवर्क हालांकि इंटर रिलेटेड है। फ्रेमवर्क की बेस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। फ्रेमवर्क जनरल पर्पस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जनरल पर्पस, फ्रेमवर्क स्पेशल पर्पस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन दोनों में फर्क है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क की बेस पे बनती है, फ्रेमवर्क रूल्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये ध्यान में रखना है, दोनों को एक नहीं समझना, फर्क है। फ्रेमवर्क की भी टाइप्स हैं, जैसे पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइप्स पढ़ी ना हमने, स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस, सिंगल, समरी वगैरह वगैरह, वो कहते हैं फ्रेमवर्क की भी टाइप। क्या टाइप्स? जनरल पर्पस है और स्पेशल पर्पस। क्या ये पढ़ ली मैंने, आपको समझा दी एग्जांपल? जनरल पक्का। और फिर कह रहा है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ये भी है क्या? ये भी समझा दी। आगे एग्जांपल्स दे रहा है, एग्जाम्पल जहां कहीं आए ना स्टैंडर्ड को भी पढ़ते हुए, वैसे तो स्टैंडर्ड की जगह सारी एग्जाम्पल निकाल के नोट्स में आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एग्जाम्पल जहां कहीं आए समझ लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अक्सर केस स्टडी वो एग्जाम्पल में से उठाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की एग्जाम्पल दी, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की भी एग्जाम्पल दी। जनरल पर्पस की एग्जाम्पल क्या है? IFRS, और क्या एग्जाम्पल है? IFRS फॉर SMEs, SMEs स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, ये भी जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस कौन सा फ्रेमवर्क होता है? जो वाइड रेंज ऑफ आम आवाम के लिए, नॉर्मली जो सारे एक्सेप्ट करते हैं। फिर नेशनल फ्रेमवर्क है, जैसे US गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हर कंट्री का अपना भी हो सकता है। IFRS तो दुनिया में कॉमन होते हैं ना, मतलब ये वो हैं जो कॉमन वाइडली एक्सेप्ट किए जाते हैं दुनिया में। और कुछ होते हैं, हर कुछ मुल्कों, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में, उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, कुछ ने कहा हम लोकल स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे अपने, वो भी जनरल पर्पस है। जैसे USA में IFRS नहीं चलते, गालबन चाइना में भी नहीं चलते, इंडिया में ट्रांजिशन फेज पे है, रशिया में भी शायद नहीं चलते। ठीक है, वो एक जगह मैं आर्टिकल पढ़ा था, उसने कहा था अजीब बात है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो IFRS को फॉलो नहीं करते, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। जैसे USA में
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग यूएस गैप है। रूल ये होता है कि अगर आप आईएफआरएस को फॉलो नहीं कर रहे ना, जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तो आपने उसके साथ उस कंट्री का नाम लिख, ज्यूरिडिक्शन का नाम लिखना होता है जो फॉलो कर रही है उसको। जैसे अगर आप यही गैप इंडिया भी फॉलो कर रहा हो ना, तो वो यूएस गैप नहीं लिखेगा, या सिर्फ गैप नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, इंडियन गैप्स। और फिर एक्स वाई जेड लॉ ऑफ, ये ना याद करने वाली है, ये समझने वाली कम एग्जांपल और याद करने वाली ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 एग्जांपल आपको समझाते हैं। यहाँ पे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क स्पेसिफिक यूजर्स के लिए, ये कौन कौन सी होती है, टैक्स बेसिस, कैश बेसिस। टैक्स बेसिस सिर्फ एफबीआर के लिए होती है, वो जनरल पर्पस के लिए नहीं ना होती। टैक्स बेसिस, कैश बेसिस नॉर्मली बैंक्स के लिए होती है, आम आवाम के लिए नहीं होती। फिर रेगुलेटरी बेसिस है, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। इसमें 2 आपको शायद इसमें समझ आ गई होंगी, आईएफआरएस और नेशनल आईएफआरएस फॉर एसएमईज भी, बल्कि 3 आ गई होंगी, ये शायद समझ ना आई हो, ऐसा ही है। ये वाली समझ आ गई एग्जांपल, ठीक है। लोकल रूल्स लोकली डेवलप किए गए हों। इसमें आपको टैक्स बेसिस समझ आ गई होगी, कैश बेसिस समझ आ गई होगी, रेगुलेटरी बेसिस और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस समझ नहीं आई होगी। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है वो बिल गेट्स वाली एग्जांपल, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे डोनेशन ग्रांट मिलती है, ठीक है। तो इसमें लेकिन अगर समझ ना भी आए तो भी आपने याद कर लेना, आपको पता होना चाहिए। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, क्लियर। इसके ऊपर मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा, ये आपको समझ नहीं आया होगा और रेगुलेटरी बेसिस समझ नहीं आया होगा। इन दोनों में फर्क आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन दोनों में फर्क क्या है, ये अभी नहीं बताना, इनका रेलिवेंट स्टैंडर्ड जब आएगा ना फिर बताऊंगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर पिक जहन में बिठा लें, कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, जस्टिफिकेशन बाद में दूंगा इनमें। फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क समझा दिया, कंप्लायंस फ्रेमवर्क समझा दिया, ठीक है ना। ये ब्रैकेट्स के अंदर ओपिनियन है, ये भी आपको बता दिया। ये जरा पढ़ के देखिए, फेयर रिप्रेजेंटेशन कंप्लायंस, वही फर्क है जो मैंने बताया था। क्लियर, वही बात है। अच्छा एक काम करना है आपने, ये सच पे पेन रखें अपना, सच पे, सच, और पीछे सारा ये काट दें, सारा काट दें, और इसकी जगह लिख लें इफ। ये लाइन क्या बन गई, if applicable financial reporting framework is not acceptable, auditor shall not accept audit। यही लाइन बन गई। जो लिखी हुई इसको छोड़े, वो सर बात का ऐसा होता है, कोई छोटा कंसेप्ट होता है उसके चक्कर में बड़ा कंसेप्ट कंप्रोमाइज हो जाता है, तो मैंने छोटे कंसेप्ट को जिबा कर दिया है, बड़े कंसेप्ट को बचाने की कोशिश की है। तो हमारा कंसेप्ट क्या बन गया बड़ा, यानी ऊपर उसने आपका बहुत सी टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क बताई हैं, आपने नोट किया कंटेक्स्ट क्या चल रहा है, बहुत सी टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क बता रहा है। नीचे जाके कह रहा है जो भी फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट करना है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी सेलेक्ट मैनेजमेंट ने करना है, ऑडिटर के लिए एक्सेप्टेबल इसके सही है। अगर ऑडिटर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं, ऑडिटर क्या कहेगा, मैं ऑडिट नहीं करूंगा, मैं ऑडिट नहीं करूंगा। भाई डॉक्टर का काम है सर्जरी करना, जान बचाना। अगर डॉक्टर को कहा जाए भाई ऐसा कर, इसका गुर्दा निकाल के इसको लगा दे ताकि इसकी जान बच जाए, उसका काम है, हमें पैसे भी देने को तैयार है, क्या उसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई इसकी जान बचाने के लिए दूसरे की जान खतरे में थोड़ी डाली जा सकती है, उसके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं हो। हालांकि वो करना चाहे कर सकता है, लेकिन उसका ज़मीर गवारा नहीं करेगा। मिलती जुलती रिक्वायरमेंट ये है। मैनेजमेंट ने फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करना है, लेकिन फ्रेमवर्क सही सेलेक्ट किया। पाकिस्तान में की कंपनी है, इंडिया का फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑडिटर को कहे भैया तेरा काम ही है या वेरीफाई करना, वेरीफाई करो कि मैंने इंडिया फ्रेमवर्क के मुताबिक सही बनाया कि नहीं, हमें करना चाहिए। हम कहे जब पाकिस्तानी फ्रेमवर्क मौजूद है वो ज्यादा सूटेबल है, तुम्हारा शेयर होल्डर स्टेक होल्डर भी पाकिस्तानी है,
तो फिर पाकिस्तानी फ्रेमवर्क ज्यादा बेहतर है कि इंडियन? पाकिस्तानी। तो फिर अगर इंडिया के मुताबिक हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें तो पैसों से गर्ज है, नहीं कहेंगे नहीं एक्सेप्ट करना। ठीक है, आगे चले। ये बड़े क्वेश्चन में ये कंसेप्ट आया करेगा। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है? ऐसा फ्रेमवर्क जो बहुत से फ्रेमवर्क थे ना, उनमें से जो फ्रेमवर्क मैनेजमेंट सेलेक्ट कर ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। कितने फ्रेमवर्क थे? वो 8 फ्रेमवर्क थे। 8 की तो एग्जांपल दे दिया आपको। 8 फ्रेमवर्क थे ना, 4 जनरल पर्पस, 4 स्पेशल पर्पस। तो मैनेजमेंट कैसे सेलेक्ट करे फ्रेमवर्क? अक्कड़ बकड़ बम्बे वो करके ये सही है, ये ऐसे सेलेक्ट करे, ऐसे दे, इंटेंडेड को सामने रख। तो जिस फ्रेमवर्क को सेलेक्ट कर लिया उसे क्या कहते हैं? एप्लीकेबल। जिसको सेलेक्ट नहीं किया अभी उसे सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलेंगे। जिसको सेलेक्ट कर लिया एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलेंगे। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है जी, एक्सेप्टेबल है तो ऑडिट करेंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है तो ऑडिट नहीं करेंगे। यही कह रहा है वो वाला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया। ठीक है, और जब कोई फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर लेना, यहां पे ये कह रहा है उसको पूरे का पूरा फॉलो करना है। ठीक है, ए मैनेजमेंट तुमने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सिलेक्ट कर लिया है उसको सबको कंप्लाई करो। ऐसा नहीं है मर्जी का स्टैंडर्ड कंप्लाई किया, मर्जी का नहीं किया। भाई ऐसा करता हूँ फाइनेंशियल मैं IFRS के मुताबिक बनाऊंगा सिवाय IAS 2 और IAS 16 के, चलेगा? नहीं चलेगा। खाना तो पूरा बनाओ, नहीं तो ना बनाओ। पार्टीज इन्वॉल्व इन ऑडिट, ये तो आपको पता ही होगा कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। मैनेजमेंट है, 2 चाबी गवर्नेंस है। यार मैनेजमेंट कौन सा है? CFO CEO। 2 चाबी गवर्नेंस कौन लोग होते हैं? डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फर्क पता है ना मैनेजमेंट और 2 चाबी गवर्नेंस में? क्या भूल गए हैं? मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? CFO CEO को। स्ट्रक्चर याद है ना? ऊपर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के नीचे डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के नीचे CEO CFO वगैरह। शेयर होल्डर्स अलग पार्टी हो गई, यूजर्स, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी, वो तो यूजर है। जिम्मेदारी किसकी होती है? 2 चाबी गवर्नेंस यानी डायरेक्टर्स की और CFO CEO यानी मैनेजमेंट की। ये पार्टीज हैं। लफ्ज मैनेजमेंट जहां बोला जाता है उसे क्या मुराद है? CEO वगैरह। जहां 2 चाबी गवर्नेंस बोला जाता है इसे क्या मुराद होती है? डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, डिजाइन, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना, आइटो को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। याद है प्रीमाइज के नाम से मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी पढ़ते थे हम कैफेड में, ये वही है। हाईटेक की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, रिपोर्ट देना उसके मुताबिक, और टू कम्युनिकेट। अच्छा इसमें इसको जरा टिक लगाएं, ये अहम है। ये तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि हाईटेक की ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना और शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देना, ऑडिट रिपोर्ट। क्या शेयर होल्डर्स को ऑडिट रिपोर्ट देने के अलावा भी ऑडिटर ने कुछ और पार्टीज को कम्युनिकेशन करनी होती है? ये सवाल है। आपने आज तक ऑडिटर की सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी यही पड़ी होगी ना, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देना, ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन इसके अलावा कुछ और लोगों को भी कम्युनिकेट, जैसे बात का लीगल एक्टिविटी हो रही हो ना, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी कम्युनिकेट करना होता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। ये तीसरा पॉइंट उन रिस्पांसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर ऑडिट करते हुए ऑडिटर को कोई ऐसी फाइंडिंग मिल जाए, ऐसी चीज सामने आ जाए जो कि ISA ने कहा है कि कम्युनिकेट करो, तो जिसको उन्होंने कहा है हम कम्युनिकेट करेंगे एज ऑडिटर। समटाइम एज ऑडिटर हम कुछ चीजें स्टैंडर्ड कहता है, कुछ चीजें मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करो जैसे मिस स्टेटमेंट वगैरह, कुछ चीजें डायरेक्टर को कम्युनिकेट करो जैसे मैनेजमेंट के फ्रॉड वगैरह, कुछ चीजें रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करो जैसे डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। तो ये शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट ऑडिट रिपोर्ट की शक्ल में वो तो करनी ही करनी है, कुछ और लोगों को भी। वो कब करनी है, कहां करनी है, कैसे करनी है, ये बाद में बताएंगे। इसके साथ स्टैंडर्ड लिख लें ब्रैकेट में, ISA 260 एंड 265 टू कम्युनिकेट के साथ। ISA क्या लिख ले? ISA
260 एंड 265 बताता है किस किस को क्या कम्युनिकेट। फिर ये इधर लिख लिया तो रिपोर्ट के आगे भी लिख ले कि हमने जो रिपोर्ट देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट कहाँ लिखी है, ISA 700 सीरीज, ISA 700 नहीं, ISA 700 सीरीज जो कल से शुरू होगी इंशाल्लाह हमारी, ये रिपोर्ट के आगे कि ऑडिटर ने रिपोर्ट कैसे बनानी है, ये कहाँ लिखा हुआ है 700 सीरीज। तो कौन कौन सी बात किस किस को कम्युनिकेट करनी है, मैनेजमेंट को कौन सी बात करनी है, डायरेक्टर को कौन सी बात करनी है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कौन सी बात करनी है, कहाँ लिखा हुआ है ISA 260 और 265। शाबाश, ले गए हाथों। वैसे 250 भी दिल में आ रहा है कि यहाँ पे लिखवा दूं, फिट करा दूं, चले छोड़ो इसको, रहने दें, वो जब डिटेल में जाएंगे ना फिर पढ़ेंगे, अभी हल्का हल्का स्टैंडर्ड। अच्छा ठीक है, रिजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन करते हैं, एविडेंस ऑब्टेन करके। एविडेंस कैसे ऑब्टेन करते हैं, ISA को फॉलो करके, ठीक है। ये लाइन अब आपने ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये लाइन मैंने आपको नहीं समझाई फर्स्ट, या मैंने समझाई आपको समझ नहीं आई, आपने मुझे कल समझाना है GPT से हेल्प लेके इस लाइन का क्या मतलब है। बट रिमेंबर दैट ISAs आर ऑब्जेक्टिव/एविडेंस ओरिएंटेड, नॉट प्रोसीजर ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या है ये कल आपने मुझे बताना, ये आपका टेस्ट केस है, छोटी सी होम असाइनमेंट, GPT से हेल्प लेके आपने बताना। और ये स्टैंडर्ड का, ये मैंने खुद से लफ्ज बताया हुआ है, ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, मतलब स्टैंडर्ड का ये मिजाज है, स्टैंडर्ड की ये लाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपने कल मुझे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, अब बहुत से स्टेक होल्डर्स, कौन कौन से स्टेक होल्डर हो सकते हैं, ये मैक्सिमम पार्टीज है रीजनेबल एश्योरेंस के मुताबिक, जो किसी केस स्टडी में वो इंगेज कर सकता है। अक्सर जो केस स्टडी बनाता है ना, उसमें जो करेक्टर ऐड करता है ना, वो करेक्टर ये होते हैं, कभी एग्जिस्टिंग या प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर होगा, कभी होल्डिंग कंपनी होगी, कभी लैंडर्स होंगे, बैंकर्स वगैरह, कभी डोनर्स होंगे, कभी टैक्स अथॉरिटीज होगी। लैंडर के साथ लिख ले बैंकर्स/बैंकर्स, सब्सिडी भी लिख दे। लेकिन उमूमी तौर पे होल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है कि सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए, सब्सिडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि होल्डिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए, लेकिन लिख सकते हैं क्योंकि सब्सिडी का भी जिक्र करेगा। एक्सपेक्टेशन गैप आपको पता ही है कि ऑडिटर जो काम करता है एक्चुअली में और जो लोग समझते हैं उसका डिफरेंस एक्सपेक्टेशन क्या है। ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, लोग समझते हैं करता है, तो ये क्या हुआ ऑडिटर 100% की चेकिंग करता है, नहीं लोग समझते हैं, तो ये क्या हुआ एक्सपेक्टेशन गैप। ये रीड करना, ये आपने किया हुआ है, मेन कंसेप्ट बिल्ड कर दिया मैंने, एग्जांपल एक दो बता दी, ये आपने कर। लेवल ऑफ एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, रिजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस याद है, ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। रिजनेबल एश्योरेंस इज हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, और लिमिटेड एश्योरेंस, ठीक है, मॉडरेट, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, याद है, याद है। लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल क्या थी, बताई थी मैंने चलते चलते, अलर्ट नहीं है, सोए सोए से हैं, रिव्यू एंगेजमेंट। और रिजनेबल एश्योरेंस के ऑडिट, ऑडिट होता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, रिव्यू किसका मुताबिक होता है, रिव्यू स्टैंडर्ड के मुताबिक। रिव्यू के कौन से स्टैंडर्ड है, हाँ जी 2400 2410, ये दो है रिव्यू के, ठीक है। लेकिन एक पता नहीं, मुझे बतानी चाहिए बात करने, मिक्स ही ना हो जाए। रिव्यू एंगेजमेंट के कौन से स्टैंडर्ड है 2410, और ऑडिट के कौन से स्टैंडर्ड है 200 से लेके 800 तक। ऑडिट के क्या है ISA 200 से लेके ISA 800 तक। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी एंगेजमेंट है जो रीजनेबल एश्योरेंस है या लिमिटेड एश्योरेंस तो है, लेकिन ऑडिट या रिव्यू नहीं है। मैंने बताया था ऑडिट रीजनेबल की एक एग्जांपल है, और भी एंगेजमेंट्स हैं जो ऑडिट नहीं है लेकिन रीजनेबल है, उसका स्टैंडर्ड अलग है। आगे चल के स्टैंडर्ड आएगा एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट और रिव्यू। टाइटल पसंद आया क्या, एश्योरेंस एंगेजमेंट
अदर देन ऑडिट और रिव्यू, एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट और रिव्यू, वो होंगी एश्योरेंस एंगेजमेंट, उसमें कोई रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे होंगे, लेकिन वो ऑडिट रिव्यू नहीं होगी। ऑडिटिंग किन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता है? ऑडिट 200 से 800 तक। रिव्यू किन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता है? 2400 2410। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड करते? इनहेरेंट लिमिटेशन, याद है इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़े? नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टाइम एंड लिमिटेशन, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू व्हाट, याद है? ये पढ़ा हुआ ना? नहीं, कैफ की चीजें रिपीट तो नहीं करनी मैंने कि करनी चाहिए, नहीं कहेंगे तो मैं कर भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ खुद से पढ़े, कैफ का नॉलेज रिफ्रेश करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अहम चीज़ है ना वो करेंगे। क्योंकि देखिए कैफ लेवल के कंसेप्ट को भी रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन उतना फिर टाइम मेरा सीफैप पे कम बचेगा, तो मैं ये चाहता हूँ हिम्मत करें आप, ये पहले पढ़ी हुई में से जो अहम होगी मैं आपको बता दिया करता, पहले भी बताया कुछ कंसेप्ट, लेकिन जो इतनी अहम नहीं है वो आप जो पहले पढ़ी हुई है कंसेप्ट और अहम नहीं है वो आप रेडी कर लेंगे, पक्की बात है। चलिए, लेकिन ना समझ आए तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं हाजिर हूं, लेकिन कोशिश करनी है आपने कि आप इसको खुद से समझ लें, जो कौन से कंसेप्ट्स को जो कैफ लेवल में पढ़े हुए हैं और जो इजी हैं, ताकि मुझे सीफैप के ऊपर काम करने को ज्यादा वक्त मिले। एविडेंस क्या होना चाहिए? सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट। अच्छा, अब ये भी हालांकि पढ़ा हुआ, लेकिन ये अहम है कंसेप्ट, इसको टिक करें। एविडेंस डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है ना, कुछ इंटरनल है, कुछ इंटरनल एक्सटर्नल। कहाँ का? प्रीवियस ऑडिट। क्वेश्चन मेरा कंसेप्चुअल है, ये घर जाके पढ़ना है आपने, ये कंसेप्चुअल है। क्या प्रीवियस ऑडिट का एविडेंस इस साल यूज हो सकता है? यस हो सकता है, कंसेप्ट बिल्ड कर लें, हो सकता है, डिटेल बाद में पढ़ेंगे, मेन कंसेप्ट, बड़ा कंसेप्ट फिट कर लें ज़हन में। क्या एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्लाइंट के बारे में, फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद उस प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ड्यूरिंग ऑडिट इन्फॉर्मेशन हमें इनसाइड द एंटिटी भी मिलती है, जैसे काउंटिंग रिकॉर्ड, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, इनसाइड दी इन्फॉर्मेशन है ना कंपनी के अंदर, आउटसाइड भी मिलती है, जैसे थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, इंडस्ट्री डाटा एनालिसिस बोर्ड। दोनों में से कौन सी ज्यादा रिलायबल है? आउटसाइड। आउटसाइड वाली कब रिलायबल नहीं होती? जब इनडायरेक्ट हो या जब किसी रिलेटेड पार्टी से है। रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट की बात करेगी, और इनसाइड द एंटिटी कब रिलायबल हो सकता है? जब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो। यूजिंग अदर्स, क्या हम ऑडिट में ऑडिट टीम के अलावा कुछ दूसरे प्रोफेशनल को यूज कर सकते हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए? कर सकते हैं। वो कौन से प्रोफेशनल्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं? प्रीडिसेसर ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, सर्विस ऑडिटर, एक्सपर्ट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। सेकंड टास्क आपका जीपीटी पे जाना है, उसे कहना है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग प्रोफेशनल इन एक्सटर्नल ऑडिट विद एग्जांपल्स। क्या लिखना है? ये दूसरी असाइनमेंट, दूसरा प्रॉम्प्ट, ठीक है। अच्छा, प्रीडिसेसर ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, सर्विस ऑडिटर, ये मैं कोशिश करूंगा प्रॉम्प्ट बना के ना आपके साथ शेयर कर दूं, वरना आप खुद से भी कर सकते हैं, वैसे बेहतर आपको खुद ही करना चाहिए, लेकिन शुरू है मैं आपके साथ वो एलएमएस के ऊपर शेयर करूंगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप पर। ये नाम है इनके, डिटेल बाद में पढ़नी है, लेकिन आप खुद से आपने देखना है। एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जरूर है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, याद है पढ़ना, ताकि आपको पता चले, मजीद क्लियर हो जाए इनके बारे में। ठीक है, मैं वो कह रहे हैं नीचे कि जो भी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन यूज करो उसको चेक कर लेना, चेक करके यूज करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे। ये ऑडिट रिस्क, ये तो पढ़ लिया हमने कि नहीं पढ़े? ऑडिट रिस्क पढ़ा? ऑडिट रिस्क के दो एलिमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डिटेक्शन रिस्क पढ़ा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो लेवल्स, फाइनेंशियल में लेवल, असर्शन लेवल पढ़ा? असर्शन लेवल में दो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क पढ़ा? ट्री बनाया कि नहीं बनाया? शाबाश। प्रोफेशनल जजमेंट, स्केप्टिसिज्म, इंडिपेंडेंस पढ़ा? बिल्कुल ठीक है।
कोड ऑफ एथिक्स बिल्कुल पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ आईएसए कल पढ़ लिया था। स्मॉलर एंटिटी किसे कहते हैं? स्मॉलर एंटिटी किसे कहते हैं? छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप को। कभी कभी इनका जिक्र भी आएगा लेकिन ना होने के बराबर। जो एक कंसेप्ट है इसमें वो ये है, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईएसए। हमने जो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, क्या लिखा था? कैसे आएगी रीजनेबल एश्योरेंस? कैसे मिलेगी? एविडेंस ऑब्टेन करके। एविडेंस कैसे आएगा? आईएसए को फॉलो करके। क्वेश्चन है क्या हर आईएसए को फॉलो करना है? वो कहता है यस। सुने, कह रहा टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस इट इज कंपल्सरी फॉर ऑडिटर टू कंप्लाई विद ऑल रिक्वायर्ड प्रोसीजर ऑफ ऑल आईएसए। कह रहा है सारे आईएसए के सारे प्रोसीजर को पास होना है तो सारे टॉपिक्स के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक टॉपिक को भी छोड़ दिया तो पास होने का चांस कम हो जाता है ना। तो उसी तरह एक प्रोसीजर को भी छोड़ दिया, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं होगी, एश्योरेंस लेवल कम हो जाएगा। लेकिन कह रहा है एक्सेप्शन टू फॉलो, कह रहा है रिक्वायर्ड प्रोसीजर, बाज़ औक़ात कोई प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय आईएसए है लेकिन उसे फॉलो परफॉर्म ना करने की इजाजत है। अजीब बात। ये तो मुझे हल्का हल्का, वैसे वो कंसेप्ट नहीं है लेकिन हल्का हल्का फेयर प्रेजेंटेशन वाली बात याद आ रही है, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए थी, ये ऑडिट की है। कहता है हर स्टैंडर्ड को फॉलो करो लेकिन कुछ सिचुएशन में स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करना। कब? जब कोई कंडीशन नॉट रेलिवेंट हो या नॉट प्रैक्टिकल हो। नॉट प्रैक्टिकल का मतलब आप परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई फिजिकल सिचुएशन ऐसी है। नॉट रेलिवेंट का मतलब कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट रेलिवेंट की एग्जांपल दे रहा है, नॉट प्रैक्टिकेबल की एग्जांपल सुन ले। जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, इन्वेंट्री ज़ेर ज़मीन है, आपको पता है ये पिछले 1.5-2 हफ्ते से खबर आ रही है कि वो जो इंटरनेट केबल है वो समंदर में क्या थी, CMV4 वो कट हो गई है शायद है? इसका मतलब है वो जो केबल इतनी अहम है जो पूरे पाकिस्तान को इंटरनेट मेजॉरिटी को प्रोवाइड करती है, क्या वो PTCL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज एसेट आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? स्टैंडर्ड कहता है कि उसको वेरीफाई करो, जो क्लाइंट के एसेट्स हों फिजिकली उनको वेरीफाई करो। क्या आप इस तरह के एसेट को जो ज़ेरे ज़मीन है जिसके इर्द गिर्द शाफ्स घूमती रहती हैं जाके वेरीफाई करके आएंगे इस तरह के एसेट को? इसको कहते हैं नॉट प्रैक्टिकेबल। बाज़ औक़ात प्रैक्टिकेबल नहीं होता, प्रैक्टिकली आप किसी चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाते कोई प्रोसीजर उस वो। और दूसरा बाज़ औक़ात कह रहा है कुछ प्रोसीजर ऐसे होंगे जो नॉट रेलिवेंट होंगे। नॉट एग्जांपल सुने नॉट रेलिवेंट की। एक स्टैंडर्ड है हमारा ISA 700, वो कहता है जब अनमोडिफाइड ओपिनियन देना हो ना आपने 700 के मुताबिक दो। एक है 705 जो कहता है जब मोडिफाइड ओपिनियन देना हो ना तो ये काम करो। अगर हमने अनमोडिफाइड ओपिनियन देना है तो ISA 705 को पूरा करना है कि नहीं? रिक्वायरमेंट नहीं करना। क्यों नहीं करना? वो इररेलेवेंट है। शाबाश। एक स्टैंडर्ड आगे सुने, एक स्टैंडर्ड ISA 600 जो कहता है अगर क्लाइंट की सब्सिडरीज हो ना तो उनकी वेरिफिकेशन आपने इस तरीके से करनी है। कंपोनेंट या सब्सिडरी एक ही बात, समझे? अगर हमारा क्लाइंट ही सिंगल है, वो ग्रुप है ही नहीं, ISA 600 को फॉलो करना है, वो क्या हो जाएगा? इररेलेवेंट। एक स्टैंडर्ड ISA 610 जो कहता है क्लाइंट का इंटरनल डिपार्टमेंट की अगर वर्क के यूज करो ना तो ये काम करो। हमारे क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ही नहीं है, ISA तो उसके काम को चेक करेंगे? डिपार्टमेंट ही नहीं है, काम किसका चेक करना? 610 क्या हो गया? एक है 620 जो कहता है अगर क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो ना तो एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करो और ये काम करो। अगर एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं जरूरी, 620 रेलिवेंट होगा? इसी तरह सारी एग्जांपल उसने दी है। ऑडिटर एक्सपर्ट बिल्कुल वही, ठीक है। अगर एक स्टैंडर्ड है 501 जो कहता है अगर क्लाइंट के सेगमेंट्स हैं तो उनकी वेरिफिकेशन इस तरीके से होगी, क्लाइंट का सेगमेंट ही नहीं है हमारे, 501 का वो पार्ट रेलिवेंट होगा? एक स्टैंडर्ड कहता है 265 अगर आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल नजर आए कम्युनिकेट करो मैनेजमेंट को, डायरेक्टर को। 265 यार कम्युनिकेशन ऊपर बात की थी, एग्जांपल भी आ गई उसकी, अच्छा हुआ। अगर कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल हमें नजर ही नहीं आई तो क्या कम्युनिकेट करेंगे? कुछ क्या करना है? रिक्वायरमेंट क्या हो गई?
तो हर स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। इसके अलावा 402 की एग्जांपल है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको मैंने असाइनमेंट दी हुई है, जीपीटी पे जाके देखना है सर्विस ऑडिटर कौन होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हिंट देता हूँ, आउटसोर्सिंग हिंट दे देता हूँ, बाकी उधर से पता चलता। तो अगर क्लाइंट ने कोई आउटसोर्सिंग की हुई है ना, तो फिर हमने उस जगह पे भी जाके चेकिंग करनी है जो ऑपरेशन आउटसोर्स की है। लेकिन अगर आउटसोर्सिंग ही नहीं की हुई तो उधर जाने की, उधर कोई काम करने की जरूरत है, सारा काम इधर ही हो जाएगा। तो मेन कंसेप्ट क्या बना, मेन कंसेप्ट के हर स्टैंडर्ड को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है ना, हर स्टैंडर्ड की हर रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं जिनमें कोई रिक्वायरमेंट या कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होगा, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। इनमें आपने खास तौर पे आज स्टैंडर्ड नंबर याद करने हैं, किस स्टैंडर्ड में कौन सी चीज जिक्र हो रही है, ये कल मैंने टेस्ट करना है और क्लास करनी है आपकी, ठीक है। फाइनलिस्ट होंगे तो फर्म में होंगे, इधर तो क्लास में कोई नहीं है, ठीक है। क्लास में ऐसी ही क्लास होगी जैसी कैफ लैब में होती थी आपकी। ये नाम और किस स्टैंडर्ड में किसको डिस्कस किया करेंगे याद कल। हाँ शाबाश शाबाश, कोई क्वेश्चन? चलिए इसके साथ ही हमारे स्टैंडर्ड 200 कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह 700 डिस्कस करेंगे। वो आपको मिला, वो कुछ शेयर किया लेक्चर प्लान? मेरे भाई इनका भी होता है प्यारे भाई, ऐसे ना किया करें यार, कल भी नहीं मिला था इनको, देख लें। चलें कोई बात नहीं, कल से कर देंगे, आज हम व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है। वरना 7 मैं भी बता देता हूँ, आप कैफ 8 पे वो जो एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होते थे ना, एलिमेंट्स ऑफ अनमोडिफाइड रिपोर्ट के, मॉडिफाइड नहीं, स्कोप लिमिटेशन मिस स्टेटमेंट वाला नहीं, वाद है ऑडिटर्स एड्रेसी, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, ओपिनियन, बेसिस ओपिनियन पैराग्राफ, ये वो पढ़ के आना, ठीक है, वो पढ़ के आना। डिटेल ग्रुप में मैं शेयर फिर भी करता हूँ। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।